चलने शुरू कर दे, कोई भी चीज अगर चलना शुरू कर दे तो उसके पास दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो होती आंसर विल बी 10x। वेरी इजी यार, इतना आसान है ना टॉपिक। सुनी होगी, बिहार के बहुत प्रसिद्ध महाकवि थे और इतने बढ़िया, आप तो रामचरितमानस और अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या क्या चीजें उन्होंने लिख डाली, इसके पंडित। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे फिर से। और आज का जो चैप्टर होने वाला है बेटा, वो होने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्लास 11th का ये टॉपिक है और हम लोग इस वीडियो में इसको एज अ होल वन शॉट में पढ़ेंगे। मतलब आप सिर्फ एक ये वीडियो देख लोगे तो आप इस चैप्टर के पंडित बन जाने वाले हो, दैट्स श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। और आई होप कि YouTube पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैप्टर के, उन सभी से छोटा और कॉन्साइज वीडियो आपको ये मिलेगा। तो फॉर बेटर कॉन्सेप्शन, अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो, तो इससे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि मैं आपको एक ही जगह पे सारी चीजें समझा दूं और छोटे से समय में समझा दूं बिना किसी टाइम खराब किए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये चैप्टर की स्टार्टिंग आप लोगों ने वैसे क्लास 11th में जब साइंस लिया तो आपको याद होगा कि आपने इससे पहले क्लास 9th में थोड़ा सा मोशन के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको। और अगर याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दोबारा हम लोग ये जानने वाले हैं कि मोशन आखिर होता क्या है। तो चलिए पहली चीज शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है बेटा कि व्हाट इज मोशन, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो चीज चलता है तो मोशन होता है, लेकिन इन सब से बेहतर एक जवाब आप याद रखिए। कोई भी आपसे अगर पूछे कि भाई कोई चीज मोशन में है या नहीं, तो आपको उल्टा उससे एक सवाल पूछना है कि भाई किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस चीज को ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए कि एक कार चल रही है और कार में दो आदमी बैठे हुए हैं। वो दोनों आदमी कार में 10 मिनट से बैठे हैं और चले जा रहे हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये बता, क्या मैं मोशन में हूं? तो दूसरा बच्चा क्या जवाब देगा? दूसरा आदमी ये जवाब देगा कि नहीं यार, तू तो मेरे साथ पहले भी बैठा था और अभी भी बैठा है, यानी तू मोशन में तो नहीं है। लेकिन बाहर खड़े आदमी के लिए, जो कि इस गाड़ी को चलते हुए देख रहा है, वो क्या जवाब देगा कि भाई वो दोनों जो बैठ के जा रहे हैं वो तो मोशन में है। यानी मोशन हमेशा पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इट मींस जब भी कोई आपसे सवाल पूछता है कि बेटा मोशन में है या नहीं है कोई चीज, तो आपको उल्टा एक सवाल पूछना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे अगर वो दोनों ऑब्जर्वर जो गाड़ी में बैठे थे, दोनों आदमी, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे थे, लेकिन जो बाहर खड़ा आदमी था उसके रिस्पेक्ट में वही दोनों मोशन में थे। तो हमेशा मोशन किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो मैं अगर डेफिनेशन ऑफ मोशन बोलूं तो मोशन क्या होगा, आप लोग फटाफट इस डेफिनेशन को नोट कर लेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, an object is said to be in motion if it changes its position, with respect, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, with respect, तो with respect to time, तब उसको मोशन में बोल सकते हैं। तो बेटा मोशन में रहने के लिए बहुत जरूरी वर्ड है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ऑलवेज आपको ये उससे पूछना है। फटाफट इस डेफिनेशन को नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जब बात मोशन की आती है तो मोशन में सबसे ज़रूरी चीज़ आता है कि कोई चीज़ भी अगर चलने शुरू कर दे, कोई भी चीज़ अगर चलना शुरू कर दे, तो उसके पास दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्लास 9th में से पहले ये टॉपिक आ चुका है, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चीज़ें याद नहीं रहती। बहुत से छोड़ो बेटा, जब मैं 9th में था ना और जब मैं 11th में आया तो मुझे खुद 9th की चीज़ें याद नहीं थी। सो दैट्स वाई मैं सोच के चलता हूँ कि आप मैं ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डिस्टेंस तो इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो सच में दूरी चलेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है और उसने जो भी रास्ता लिया है वही डिस्टेंस को आप नाप लो, वही पाथ को नाप लो, वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा। हालांकि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग बेटा अलग चीज कह देते हैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब मान लीजिए कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह गया, अब भले वो टेढ़ा मेढ़ा गया हो, लेकिन आप उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचो, क्योंकि सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन ही सबसे छोटा रास्ता होता है। आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो, वो जो डिस्टेंस होगा यानी वो जो पाथ का लेंथ होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है,
उसके अलावा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्या चीज़ है भाई? तो बेटा स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैं इसको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मेरा वजन लेट सपोज 70 kg है, मैं 70 किलो का हूँ, तो आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछेंगे ना कि भाई किस डायरेक्शन में आप 70 किलो हो, आप नॉर्थ में 70 किलो हो या साउथ में 70 किलो हो, आप ऐसा तो नहीं पूछेंगे। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं पूछता, सिर्फ उसकी वैल्यू लेके चलता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलता है, तो उसे स्केलर कहते हैं। यानी हमारा वजन एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर किसी के साथ डायरेक्शन वर्ड जुड़ जाए, जैसे मैं बोलता हूँ मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो ये 5 किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ उसका डायरेक्शन है। तो ऐसी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा वही वेक्टर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके अलावा बेटा अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट कैन हैव 3 वैल्यूज, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग। while distance is a scalar quantity so it is always positive। ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चला है बेटा तो ज़रूर उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है, आप उसको ज़ीरो नहीं कह सकते। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला टॉपिक पे आता हूँ। मैं सबको जल्दी जल्दी लिखवा दे रहा हूँ, लिखने का काम मैं पहले से लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए आपकी और वीडियो छोटा हो जाए। मेरा मेन पर्पस वीडियो को छोटा करना है, कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर करके वन शॉट वीडियो बना देंगे इसको। अब मैं इससे आगे टॉपिक समझाता हूँ आपको। तो हालांकि चैप्टर बेटा बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से हम लोग विद इन एन आवर, ये आवर से कम, 1 घंटे से कम में ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, है ना। और बड़े मज़ेदार तरीके से फिज़िक्स ऐसा पढ़िए कि फिज़िक्स से हो जाए प्यार। एवरीथिंग इज़ फिज़िक्स, है ना। तो फिज़िक्स से प्यार हो जाएगा। वेरी इजी सब्जेक्ट। हाँ, लोग जो बोलते हैं बड़ा मुश्किल है ना यार, रहने दो, उनके लिए मुश्किल है, अपने लिए आसान है। क्यों? क्योंकि हम समझ के चलते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा। अब आप इसके बाद एक टॉपिक पे आते हैं जो सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलस के ऊपर आता है। मतलब मुझे आपको बेसिकली अब समझाना पड़ेगा, मैं आपको डिफ्रेंशिएशन समझाना चाहता हूँ। डिफ्रेंशिएशन ये समझाना चाहता हूँ, क्या है डिफ्रेंशिएशन, और इसके बाद मैं आपको फिर इंटीग्रेशन भी समझाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में ज़रूरी है। हालांकि ये मैथ का टॉपिक है, मैथ्स में आप लोग आगे पढ़ेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे ना, मैथ का अगर इंतजार करेंगे तो भाई 11th क्लास तो हो चुकी है ना। 11th में हमें फिजिक्स में इस टॉपिक की नीड है, तो इसीलिए हम लोग इसको पहले ही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो क्या होता है डिफ्रेंशिएशन। देखो, आप देखो, कोई बड़ी चीज है आपके पास, बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो बड़ी चीज को छोटा कर देना, जितना छोटा पॉसिबल है उतना छोटा कर देना ही डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। डिफ्रेंशिएशन कहलाता है मतलब एक बड़ी चीज है, उसको मैंने छोटे से छोटा, जितना छोटा मैं कर सकता था मैंने उतना छोटा कर दिया। इसको मैं लिखता हूं dx। देखो, डिफ्रेंशिएशन लिखने का तरीका होता है d/dx, और आप इसको पढ़ेंगे कैसे? आप इसको पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर वाले d को बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले d को बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में। अगर बेटा मैं इसको लिख दूं d/dy, तो आप इसको पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं इसको लिख दूं d/dz, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताइए। मैं सुन नहीं सकता आपकी बात, यही एक ड्रॉबैक होता है ऑनलाइन लेक्चर का, है ना, कि हम लोग देख नहीं पाते। ऑफलाइन में ये चीज़ थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ तो बदलना होगा। अब आ गया है कमेंट बॉक्स, तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। है, चलो मैं लिखता हूँ, इसको आप पढ़ेंगे बेटा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, राइट। तो डिफ्रेंशिएशन को पहले तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब करना क्या होता है डिफ्रेंशिएशन में, तो मैं इसको मिला रहा हूँ, आप साथ साथ नोट कर रहे हैं आई होप, और नहीं कर रहे हैं तो रोक करके पोज करके नोट कर लीजिए। देखिए, डिफ्रेंशिएशन हम लोग लेते हैं, अगर मैं लिख देता हूं d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो बेटा रूल कहता है कि आपको जो भी पावर नजर आ रहा है उस पावर को आगे उतार लो, पावर को लिख दो आगे और पावर में से 1 घटा दो, है ना। तो आंसर हो जाएगा 2x की पावर 1, 2 - 1 is 1, तो दिस इज आवर आंसर।
आई होप एक में नहीं समझ में आया पक्का, है ना। चलो कोई नहीं, एक और देखो, अगले में आपको जरूर समझ में आएगा। मैंने लिखा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो मैं कहता हूं जो भी पावर आपको नजर आ रहा है, अभी क्या नजर आ रहा है 3, उस 3 को बेटा आगे उतार लो, मतलब लिख लो आगे 3 लिख दो, और जो भी पावर था, कितना था 3 था ना, उस पावर में से एक घटा दो, मतलब पावर को उतारना भी है और उस पावर में से एक घटाना भी है, तो आंसर हो गया 3x²। ये डी बाई डी एक्स हट जाता है, ये सिर्फ रूल बताने के लिए होता है कि हाँ भाई ऐसा करना है आपको। सो आंसर इज 3x²। एक और करते हैं, आप लोग जल्दी से करके मुझे बताएंगे इसको कमेंट बॉक्स में, x⁵ का डिफरेंशिएशन बोलिए। चलो मैं करता हूँ, आप पोज करके कर लेना, है ना, नहीं तो टाइम अगेन ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा। पावर को आगे उतारा, पावर में एक घटाया, 5x⁴, दैट्स इट, वेरी इजी, है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। मैं इसमें लिख देता हूं d/dx ऑफ 5x²। अब बताना, मैंने यहां बेटा एक चीज ऐड कर दिया 5, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। अब देखना, कांस्टेंट नंबर को सबसे पहला काम आगे निकाल लो, पहले ही कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। अब जो बच गया पहले मैं उसको लिख लेता हूं, ये चीज मैंने अभी आपको समझाई थी। 5 मैंने पहले ही बाहर कर दिया ना, कांस्टेंट टर्म को हमेशा बाहर निकाल लो। अब आप इसमें रूल लगाओ, पावर 2 जो है उसको पहले आगे उतारते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं, तो आंसर विल बी 10x। वेरी इजी यार, इतना आसान है ना टॉपिक। देखो सीधा सीधा 10x। एक और करके बताना, d/dx ऑफ 3x⁵। चलो कर लिया, हाँ चलो अब देखो, पहला काम कांस्टेंट को बाहर निकालना है, फिर क्या बचेगा बेटा, बचेगा x⁵। तो अब रूल लगाना है, क्या रूल था, पावर को आगे उतार लो, ऑलरेडी 3 है तो उसके साथ अब जो पावर आएगा मल्टीप्लाई कर देना, तो पावर को आगे उतारा और जो पावर 3 था उसमें एक घटा दिया, 3 - 1 2, सो हमारा आंसर आ गया 9x²। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को लिख रहा हूं, अदरवाइज आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। दिस आर जस्ट बेसिक, अभी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए तो आपको ये भी क्लियर हो गया, थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट बनाते हैं डिफरेंशिएशन को। देखिए अगर d/dx 2 टर्म का आ जाए लाइक दिस, चलो अब ये आ गया, अब माथा घबराएगा कि क्या कर दिया यार, ये क्या दे दिया। तो देखो ये और आसान है ना, घबराना नहीं है, बड़ी चीजें जितनी दिखती है ना वो उतनी छोटी होती है ना। तो चलिए पहला काम, ये d/dx इसका भी है, ये d/dx इसका भी है, तो पहले दोनों को बांट दो बच्चे। तो d/dx मैंने बांट दिया, किसको बांट दिया, 5x² को दे दिया। फिर ये d/dx मैंने अगले वाले नंबर को दे दिया जो कि 3x³ है। अब रूल लगाते हैं, देखो अब मैं शॉर्टकट करूंगा, हाँ मैं बार बार स्टेप्स नहीं लिखूंगा, बढ़ जाएगा। पहले 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, राइट। अब जो भी पावर आपको दिखता है पावर को आगे उतारो, पावर में एक घटाओ, 2 - 1 = 1, तो 1 लिखने की जरूरत तो नहीं होती, बीच में प्लस है, प्लस लगाया। कांस्टेंट 3 को बाहर निकाला। अब x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर जो 3 है उसको आगे उतारेंगे और पावर में एक घटा देंगे, 3 - 1 = 2। सो हमारा आंसर हुआ बच्चे 10x + 9x²। ये है अपना डिफरेंशिएशन का आंसर। आई होप आपको डिफरेंशिएशन क्लियर है। एक डिफरेंशिएशन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करना, इसको करके बताओ आप लोग। चलो थोड़ा सा कहेंगे कि सर जी आपने तो इजी कर दिया और हमको मुश्किल दे दिया। आसान है बेटा, देखने में बस मुश्किल लग रहा है फ्रैक्शनल वाला, मैंने कहा ना इतनी बड़ी चीजें होती है ना वो उतनी छोटी होती है असली में। चलो जल्दी से करो इसको, क्या करा जाए, पॉज करके कर लेना क्योंकि मैं सॉल्व करने वाला हूं फटाफट। तो पहले आप d/dx दोनों को बांट देंगे, तो d/dx जब मैं इसको बांटूंगा, किसको बांटूंगा भाई, 3/2x² को, फिर मैं d/dx बांटूंगा बेटा 5/3x³ को, माइनस निशान लगा लेना। 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, पावर 2 है उसको आगे उतार लो और पावर में एक घटा दो, 2 - 1 = 1। देन कांस्टेंट 5/3 को बाहर निकाल लो, पावर में 3 था उसको पहले आगे उतारो और पावर में एक घटा दो, 3 - 1 = 2। देखो जी 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 3x - 5x²। आई होप आपका भी यही आंसर होगा। फटाफट इसको नोट कर लो क्योंकि ये जरूरी है हमें अगले टॉपिक तक पहुंचने के लिए।
डिफरेंशिएशन का टॉपिक समझने के बाद अब हम ये जाने कि हमने इसका यूज किया क्यों है ना, हमने क्यों सीखा डिफरेंशिएशन, कहाँ लगाएंगे, तो वो अगले टॉपिक पे आएगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। जैसे सिर्फ मैंने 5 लिख रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ठीक है बच्चे, तो आई होप आप लोग डिफरेंशिएशन में पंडित बन चुके हैं। भाई जब मैं पंडित बोलता हूँ तो इसका ये मतलब होता है, जैसे पंडितों से नहीं कहते आप पंडित जी मंत्र बताइए, कोई भी मंत्र देखो फटाफट बोल देते हैं, है ना। तो जैसे वो फटाफट मंत्र बोलते हैं, आप भी फटाफट बोल सकेंगे कि आपसे किसी ने पूछा भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे पावर को आगे उतारना, पावर में एक घटाना, डिफरेंशिएशन होता है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है पहले उसको बाहर निकालो और फिर पावर को आगे उतारो, पावर में एक घटाओ, दैट्स इट, डिफरेंशिएशन डन। तो वेरी इजी डिफरेंशिएशन, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कहां यूज है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बेटा आपने स्पीड पढ़ा है ना, सिर्फ 9th में बल्कि 10th में भी, मैथ्स में भी बात काफी बार यूज हुआ है कि स्पीड क्या होता है। तो हम बेसिक सी चीजें डेफिनेशन से ना मैं आपसे इसमें से कुछ जवाब निकलवाऊंगा, आप देखना। स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत इजी सी। तो स्पीड कोई आपसे कहता है तो आप कहते हैं भाई डिस्टेंस ऊपर आएगा और टाइम नीचे आएगा। सही बात, बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं कह सकता। यही है समय बराबर दूरी बटा 4, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब आप जो यहाँ पे आइए, इसका पहले ऐसा यूनिट लिख देता हूं मैं। ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकेंड होती है, यानी मीटर पर सेकेंड। अब मेरा एक सवाल है, बड़ा ध्यान से समझना। एक गाड़ी है, वो गाड़ी दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश जा रही है, यूपी जा रही है, ठीक है। इस दिल्ली से यूपी का जो सफर है वो 400 किलोमीटर का सफर है, लेट्स सपोज। ये 400 किलोमीटर जाने में ये 4 घंटा ले रहा है गाड़ी वाला। आप मुझे स्पीड बताइए, कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की मीटर सेकंड में, आप मुझे डायरेक्ट बताइए। तो बेटा आप स्पीड बोलेंगे कि डिस्टेंस आता है ऊपर, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे। आप कैंसिल करके 100 बता देंगे, 100 किलोमीटर पर आवर। सही भी है कैलकुलेशन, लेकिन आप जरा इसको ध्यान से समझना। 100 का मतलब क्या, गाड़ी जैसे ही दिल्ली से स्टार्ट हुई, गाड़ी ने पैडल रखा और 100 की स्पीड से भगाया। जैसे ब्रेकर आया, ब्रेकर पे 100, कोई कट आता है, कट पे 100, रेड लाइट आता है, रेड लाइट पे 100, कोई आगे से गया उसके ऊपर 100। पॉसिबल है क्या कि दिल्ली से लेके पूरे यूपी तक के 4 घंटे के सफर में इस गाड़ी वाले की स्पीड 100 ही रही होगी हमेशा? बिल्कुल नहीं। तो भाई ये है क्या, ये स्पीड 100 क्या बता रहा है? तो बेटा जी ये एवरेज स्पीड बता रहा है। मतलब जब हम बात स्पीड की करते हैं तो असली में आप स्पीड नहीं, आप एवरेज स्पीड बता रहे होते हैं। तो एवरेज स्पीड इसलिए क्योंकि ये 100 किलोमीटर बेटा एवरेज है। हो सकता है गाड़ी ने जब चलना शुरू किया तो वो 0 भी थी, 10 भी नहीं होगी, ब्रेकर पे और स्लो किया होगा, उसमें 15-20 की स्पीड, कोई आगे आ जाएगा तो स्लो करेगा, रेड लाइट पे 0 भी होगी और हाईवे आएगा तो हाईवे पे बेटा 150 भी होगी। मतलब ये 100 किलोमीटर पर आवर ट्रू नहीं है, इट्स एन एवरेज स्पीड। This is what average speed. So when we say 100 km per hour, it is not the exact velocity or exact speed. It is what? It is average speed. Done? तो बेटा ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, मतलब कोई भी जब स्पीड पूछता है तो ये है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। चलिए अब इसी फॉर्मूले में एक एडिट करता हूँ, फटाफट नोट कर लेंगे आप लोग। और अब मैं इसी फॉर्मूले में, इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा और ऐड करूंगा कि स्पीड की जगह वेलोसिटी की बात करेंगे। अब ये क्या चीज है भाई? तो सेम ही है बेटा, एक ही चीज है, बट यहां फर्क सिर्फ इतना हो जाता है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये मेरा वेलोसिटी है। अब फॉर्मूला समझना इसका। वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऊपर लिखूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट, नीचे लिखूंगा मैं टाइम। तो ये मेरा वेलोसिटी, और यूनिट में से पूछा जाए तो भाई वही सेम, डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापेगा, टाइम सेकंड में नापेगा, है ना। तो ये वेलोसिटी है। वही बात अगेन फिर से आती है कि भाई क्या ये मुझे सच में वेलोसिटी देगा? तो नहीं बेटा, ये आपको क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी देगा, है ना। तो जब कोई स्पीड बोले तो समझ जाओ एवरेज स्पीड, जब कोई वेलोसिटी बोले समझ जाओ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। अब वो चीज जिसके लिए मैंने आपको अभी डिफरेंशिएशन सिखाया था, वो टॉपिक, उसमें नाम है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है ये?
So the velocity of an object at that instant, किसी समय, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. Is called directly there is called instantaneous velocity. The velocity of an object at that instant is called instantaneous velocity. Now at what distance, what instant, किस instant की बात कर रहा हूँ. आप इसको ऐसा समझो, मैं एक गाड़ी चलाना शुरू करता हूँ, है ना, मैंने एक गाड़ी चलाई, उस गाड़ी की स्पीड मैंने 10 बजे से चलाना शुरू किया, लेट्स सपोज. मेरे से 12:01 पे मेरा दोस्त ने मुझे फोन किया और बोला कि रवि मिश्रा जी, आप ये मुझे बताओ कि आपकी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी कितनी है. तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अच्छा ठीक है, हाँ मेरे दोस्त, मेरी स्पीड है 80. भाई जितना टाइम में मैंने फोन उठाया और देखकर उसको बता रहा हूं ना, हो गया 12:01 पे पूछा था और 12:05 हो गया उसको जवाब देने में. तो बेटा जी ये इंस्टेंटेनियस नहीं है. इंस्टेंटेनियस क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलेंगे? जब मेरा टाइम का चेंज लिमिटेड हो और मैं उसको जवाब ds/dt का तुरंत दे दूं. अब ये क्या है भाई, क्या फालतू चीज ली थी? तो देखना इधर, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है. अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. S होता है डिस्प्लेसमेंट, T होता है टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन D आगे, D फॉर डिफरेंस. डिफरेंस माने चेंज. तो चेंज इन टाइम कितना होना चाहिए? मैंने लिखा है dt टेंड्स टू 0. मतलब मेरे से अगर मेरे दोस्त ने 12:01 पे सवाल किया कि बेटा तेरे भाई तेरी स्पीड कितनी है, तो मुझे जवाब 12:01 पे ही देना होगा कि भाई मेरी स्पीड 80 है या 90 है. उसी समय जवाब देना है. कितना टाइम का चेंज हुआ आपको देख के अगर सेम टाइम पे जवाब दे दिए हो, है ना, यानी कि टाइम का चेंज बहुत स्मॉल होना चाहिए. लगभग इतने सेकंड के अंदर जवाब दे दो, 0.00001 के सेकंड के अंदर, मतलब बहुत स्मॉल टाइम में जवाब अगर मैंने दे दिया, मतलब मेरा dt चेंज इन टाइम जो मैंने लिया वो लगभग 0 लिया. dt टेंड्स टू 0 का मतलब मैंने जो चेंज इन टाइम लिया आंसर देने में वो 0 के लगभग लिया. मेरे टाइम को 0 ही बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, 0 सेकंड के अंदर जवाब दिया मैंने. तो ये है. अब ये लिमिट भूल जाना जब क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ds/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम. और इसी को मैंने अभी आपको दूसरी भाषा में सिखाया था, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन मींस. तो मैं डिफरेंशिएशन लूंगा जब भी मुझसे कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा, और एक इसके लिए वर्ड होता है, जैसे क्वेश्चन में ना आपको लिख के देगा कि फाइंड द वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड. तो ये जो वर्ड है ना एट, ये आपको बताने के लिए है कि वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है. अगर वो एट नहीं लिखता, मतलब वो क्वेश्चन में ना ऐसे लिख के नहीं देगा कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इतना सिंपली नहीं देगा बेटा. आपको ढूंढना पड़ेगा कि सच में इंस्टेंटेनियस निकालना है या एवरेज निकालना है. तो ये जो एट वर्ड आता है, जब भी आपको एट वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाना आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया है. और अगर आपको बिटवीन वर्ड दिखाई दे तो समझ जाइए बेटा जी एवरेज निकालना है. बिटवीन वर्ड दिखाई दे तो एवरेज निकालना है. मैं एक न्यूमेरिकल से इस चीज को क्लियर करूंगा. मैं इसको मिटाता हूं और हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं. ओके, सो एक न्यूमेरिकल लेते हैं. तो बेटा अगला हमारा जो सवाल है इसी टॉपिक पे बेस्ड वो ये है. आप लोग इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन x = a + bt². ये एक इक्वेशन दे दिया जहां पे a 2 है, b 3 है, t जो है वो टाइम है. तो हमें बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड एंड t = 3 सेकंड एंड व्हाट विल द वेलोसिटी बिटवीन t = 2 सेकंड एंड 4 सेकंड. तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे एक बात कही थी कि ये जो वर्ड होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि आपको क्या निकालना है. तो जो पहले सवाल में एट लिखा है उसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस निकालना है. अब कैसे करें, बात तो ये है. तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो सबसे पहले बेटा जी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है a + bt². ये s भी हो सकता है, कभी ये s भी लिख सकते हैं, कभी y भी लिख सकता है, बेटा कुछ भी दे सकता है. अभी मेरे को x दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया. हमें a और t की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो वो भी लिख लेते हैं. a की जगह 2 आएगा, b की जगह 3 आएगा, यानी मेरा इक्वेशन कुल मिला के 11 है. राइट. अब आप बात करते हैं वेलोसिटी एट, मतलब मुझे निकालना है वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. बताइए क्या करना चाहिए, dx/dt. बेटा जी डिफरेंशिएशन
जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, ds डी बाई डी टी कर दो किसका, x का, x तो मेरे पास ये है 2 + 3t²। अब देखो अभी सिखाया था मैंने रूल थोड़ा सा कि ये डी बाई डी टी इसका भी है और इसका भी है, तो चलो सॉल्व करो सब लोग, पॉज करके सॉल्व करना, मैं कर रहा हूँ। तो डी बाई डी टी सबसे पहले होगा किसका, फिर डी बाई डी टी किसका होगा 3t²। अब रूल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म की बाहर आएगा t² तो 2 आगे उतरेगा और पावर में 1 घटा देंगे, 2 - 1 is 1। तो मेरा आंसर आया बेटा जी 6t। ये मेरा वेलोसिटी आ गया है, कितना सिंपल। अब कितने में पूछा था क्वेश्चन में हमसे, उसने पूछा था t = 2 सेकंड, 2 सेकंड पुट करो वेलोसिटी में, क्या आंसर 6t है ना, 6 × t की जगह लिख दो 2, तो आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकंड, यूनिट है मीटर पर सेकंड। सिमिलर वो हमसे 3 सेकंड में भी पूछ रहा है, t = 3 सेकंड पुट कर दोगे तो 6 × t की जगह t रख दो, आंसर आया 18 मीटर पर सेकंड। तो यानी हमारी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। देखो कितनी इजीली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गई, इसीलिए मैं आपको डिफरेंशिएशन समझा रहा था। तो जब हम डिफरेंशिएशन समझ जाते हैं तो ये सारे टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाते हैं, हम लोग इसके पंडित बन जाते हैं, है ना। चलिए तो फटाफट इसको नोट करिए और अब मैं सेकंड पार्ट करूंगा, इसको मिटा करके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सो व्हाट इज सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में हमसे बेटा जी कह रहा है कि हमें बिटवीन बात करनी है, एवरेज। अब नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? यहां डिफरेंशिएशन बिल्कुल मत करने लग जाना, डिफरेंशिएशन सिर्फ इंस्टेंटेनियस में करना है, एवरेज में नहीं करना। तो एवरेज को सॉल्व कैसे करें, देख लीजिए कैसे करें। आपको ऊपर लिखना होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और नीचे लिखना होगा चेंज इन टाइम। असली में ये फॉर्मूला है। अब जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट का चेंज करना, कितने सेकंड की बात कर रहे हैं, 2 से 4 के बीच। तो आप पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लो 4 सेकंड के कितना आ रहा है, माइनस डिस्प्लेसमेंट लिख लो 2 सेकंड के कितना आ रहा है। ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ऊपर वाला, x at 4 मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड और डिवाइड कर दूंगा वही चेंज इन टाइम, मतलब 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड, दोनों टाइम को सबट्रैक्ट कर देंगे। पुट करते हैं डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकंड, तो जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें 4 पुट करो टाइम की जगह। देखो 2 + 3 t², t क्या बोला मैंने 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर माइनस इसे ब्रैकेट लगा लेना है ना, ब्रैकेट क्योंकि बड़ा फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड, तो के टाइम 2 पुट करो इसी इक्वेशन में, 2 + क्या लिखा है 3 डिस्प्लेसमेंट t की जगह 2 लिखूंगा मैं, इसका स्क्वायर, नीचे 4 - 2 आ गया। देखो इजी, डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड निकाल के दोनों को सबट्रैक्ट करना है, वैल्यू डालो। तो ये आएगा 2 + 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 × 3 48, 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12, नीचे आएगा 2, ऐड करो बेटा 48 × 2 = 50, 12 × 2 = 14 बाय 2 माइनस करो, 10 में 4 गया 6 और 4 में से गया 3, 36 बाय 2 कैंसिल कर देना तो 18 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये है बेटा जी मेरा आंसर, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड, देख रहे हो 18 मीटर पर सेकंड। तो ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इस तरीके के, जैसे एक एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी का, देख रहे हो। इस सवाल को करने की कोशिश करना, सेम इस तरीके से होगा, a + bt² मैंने भी वहीं से उठाया था, बस मैंने वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी। तो आप लोग एक बार इस सवाल को चेक करना, खुद से सॉल्व करके देखना, नहीं होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा और हो सका तो एक वीडियो बना दूंगा, है ना। तो अभी हमें वन शॉट में रखना है, तो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई करके चीजों को चलना पड़ेगा। तो आई होप आपने ये उतार लिया है। मैं अब अगले टॉपिक पे चलता हूँ। चलो तो अब अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद जो आता है बेटा जी इस क्वेश्चन के बाद, वो ये कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है, और इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग 2 तरीके से। इससे पहले क्लास 9th में भी आपके पास एक मेथड था जिसको आप लोग कहते थे ग्राफिकल मेथड। तो पहले मैं ग्राफिकल मेथड से ही इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करूंगा। अब आप लोग एक चीज़ गौर करना, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ
ऊपर मैंने y एक्सिस पे वेलोसिटी लिया है और x एक्सिस पे बेटा जी मैंने टाइम लिया है। तो कोई गाड़ी चल के आ रही है, गाड़ी पहले से ही चल के आ रही है, ठीक है, गाड़ी जो चल रही है ना वो थोड़ी दूर पहले से चल के आ रही है, और जैसे ही गाड़ी मेरे आगे से गुजरती है तो मुझे गाड़ी की कुछ ना कुछ तो स्पीड दिखेगी। गाड़ी की स्पीड 0 तो मुझे नज़र नहीं आएगी, गाड़ी की कुछ ना कुछ स्पीड थी। तो लेट सपोज उसकी स्पीड बेटा जी u थी, और गाड़ी ने चलना शुरू किया धीरे 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 एक्सेलरेट होके, एक्सेलरेट मतलब अपनी स्पीड लगातार बढ़ा रही है गाड़ी। तो एक टाइम के बाद यहाँ पे t टाइम मान लेते हैं कि t टाइम के बाद गाड़ी की जो वेलोसिटी हो गई यानी स्पीड हो गई वो v हो गई, यहाँ पे v तक पहुँच गई, ठीक है। इसको स्ट्रेट थोड़ा सा बनाना, ये हो गया, गाड़ी की स्पीड हो गई v, है ना। तो ये ग्राफ हमारे सामने बन के आती है। तो इनिशियल 0 टाइम पे गाड़ी की स्पीड 0 नहीं है, क्योंकि गाड़ी पहले से शुरू होके आई है। जब मेरे सामने से गुजरी तो गाड़ी की कुछ ना कुछ स्पीड तो थी, है ना। चलिए, तो अब मुझे बताना, पहले मैं निकालता हूं एक्सेलरेशन। ये टॉपिक मैं यहीं पे खत्म कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ यूज भी करना है। एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन होता है बेटा जी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब किसी समय में कितना वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, वेलोसिटी कितना बढ़ा है, स्पीड लगातार कितना बढ़ा है एक गिवन टाइम में, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। देखते हो स्कूटी बाइक में एक एक्सेलरेटर होता है, तो एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ती है ना, तो गिवन टाइम में कितना स्पीड बढ़ गया यही उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो चलिए, चेंज इन वेलोसिटी मुझे बताइए, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए लिख रहा हूँ। वेलोसिटी फाइनल कितना है v, जो v है ना बेटा जी वो फाइनल वेलोसिटी है, और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। t जो है वो टाइम टेकन है, a जो है वो एक्सेलरेशन है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ये मैंने लिख दिया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बताओ यहाँ पे कितना है v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी शुरू कहाँ से हुआ था? u से। कितना टाइम में ख़त्म हुआ? t टाइम पे फाइनल और इनिशियल टाइम था 0 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करें अगर तो v माइनस यू बाई टी बनेगा। आप इस t को a की तरफ फेंक दो बेटा तो at हो गया, इस तरफ बच गया v माइनस यू। आप v निकालोगे तो माइनस यू को फेंको प्लस यू हो जाएगा, तो एक रिलेशन निकल के आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही आपका मोशन का पहला इक्वेशन है। इस पे न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार फटाफट इसको देख लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं सेकंड इक्वेशन निकालता हूँ। आई होप आपको पहला इक्वेशन समझ में आ गया है। तो एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम है, तो उससे मैंने ये पहला निकाल दिया। अब आप सेकंड समझना। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोगों को चाहिए डिस्प्लेसमेंट, कि कैसे निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का ग्राफिकल तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 9th की एनसीईआरटी में भी ये बात आई थी कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वीटी कर्व के नीचे के एरिया को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो ये ग्राफ है ना, ये वाली लाइन ये जो जा रही है, इसके नीचे का ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया को आप कैलकुलेट कर लो, यही आपको क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब सवाल है बेटा जी ये डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएगा, मैं एरिया कैसे कैलकुलेट करूं? ये शेप देखने में कैसा लग रहा है? इट्स अ ट्रेपीजियम। आपको याद है ट्रेपीजियम आप लोग ऐसा बनाते थे जिसमें दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होते हैं। तो सिमिलर देखो, ये वाला साइड मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल नहीं है, तो इट्स अ ट्रेपीजियम, राइट, इट्स अ ट्रेपीजियम। तो या तो आप ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लें, या फिर जिनको ट्रेपीजियम का एरिया से दिक्कत हो वो एक काम और कर सकते हैं। इसमें देखना क्या कर सकते हैं। तो बेटा जी यहाँ से एक लाइन खींचो, ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल बन गया, नीचे वाला रेक्टेंगल बन गया, तो दोनों को जोड़ दो, वही तो आएगा टोटल एरिया। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल को भी जोड़ सकते हैं। मैं अभी छोटा काम कर रहा हूँ, मैं सीधा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो एरिया निकालने के लिए मैंने लिखा बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आप उससे भी कर सकते हो जो मैंने बताया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल से। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली। ये है u के बराबर, प्लस ये क्या है, ये देखो यहाँ पे v है, ये पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये v है, तो v हो गया इनटू डिस्टेंस, मतलब ये हाइट बेटा जी, डिस्टेंस से अच्छा होगा मैं यहाँ पे हाइट लिख दूँ, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का हाइट। तो ये हाइट कितना है 0 से t तक, तो t ही हुआ ना। आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को s लिख सकते हो, ठीक है। अब देखना मैं क्या करता हूँ,
मैंने यहाँ पे इस v के बदले फर्स्ट इक्वेशन से उठा लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या निकाला अभी हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस v के बदले लिख दो u प्लस ए टी, और बाहर में t है ही, मल्टीप्लाई करिए। देखिए s आ गया हाफ, देन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, u प्लस यू। कितनी बार u हो गया, 2 बार u हो गया, तो 2u। ए टी लिखा है तो ए टी लिख दिया, और बाहर में t है। चलो इस t का मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, तो इसके साथ होगा तो 2ut, और इसके साथ होगा तो at स्क्वायर। अब ये हाफ का मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, तो हाफ से जब ये मल्टीप्लाई होगा बेटा, हाफ इंटू 2ut, और ये हाफ जाएगा इसके साथ at स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, है ना। तो देख रहे हो कितना इजी है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वीटी कर्व के नीचे का जो एरिया है वही मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, तो बड़ी आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं जल्दी से इसको नोट करूं, फिर मैं थर्ड इक्वेशन निकालूंगा। चलिए, तो आपने ये उतार लिया है। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन बनाएंगे मोशन की। बड़ा पसीना पसीना हो जाता है, क्या है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पंखा बंद करना पड़ जाता है, नहीं तो पंखे का शोर इतना है ना कि हमारी वीडियो को ख़राब कर सकता है। तो चलिए अगला हम लोग निकालते हैं बेटा जी, यहाँ से थोड़ा सा तो सेम ही होगा। देखो थर्ड इक्वेशन में जो है ना, वहाँ भी हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए होता है ना। तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते ही हो कि एरिया अंडर वीटी कर्व मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट बताएगा एरिया अंडर वीटी कर्व। तो फिर से वही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेंगे, और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड कौन सा था बेटा जी, u, और दूसरा साइड ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है v तक, इंटू टी। पिछली बार मैंने इस इक्वेशन में v का वैल्यू पुट किया था u प्लस ए टी। अब आप इसकी वैल्यू मत पुट करो, अब आप पुट करो t की वैल्यू। पहला इक्वेशन फिर से देखो, पहला इक्वेशन क्या आया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आया था। यहाँ से t बताओ मुझे क्या आएगा, u को अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो ए टी बचता है, तो t क्या मिलेगा, a इसके नीचे चला जाएगा। तो बेसिकली टाइम की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ ना, यहाँ रख दो t की जगह, क्या है v माइनस यू अपॉन में a। देखो एक फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s इक्वल टू आएगा 1/2 तो है ही बेटा, ये v प्लस यू और v माइनस यू में आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे a है तो a लिख दो। ये फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2a को इधर फेंकोगे तो 2as हो गया, इस साइड आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई मोशन की। देखो कितना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन करना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो आपकी पूरे सिलेबस का, पूरी 11th क्लास का इंपॉर्टेंट और पहला डेरिवेशन है यही वाला। तो 3 मार्क्स का डेरिवेशन आपके एग्जाम में ये आता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 3 मार्क्स में आपसे कोई भी 2 चीज पूछ देगा कि भाई दोनों में से कोई 2 इक्वेशन, तीनों में से कोई 2 इक्वेशन डिराइव करके दिखाओ, या स्पेसिफिकली बोल देगा कि मुझे ये रिलेशन चाहिए, इसको डिराइव कर दो। तो इस तरीके से आप लोग इसको करते हैं। तो फटाफट इसको नोट करो, क्योंकि अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा अगले टॉपिक पे। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। तो जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर में, वो टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। अब हमारे पास बच गया सिर्फ न्यूमेरिकल। तो एक बार फटाफट गो थ्रू होते हैं, एक एक टाइप के, जितने टाइप मैंने पढ़ाए सभी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो देखिए बेटा जी, न्यूमेरिकल में क्या है, एक न्यूमेरिकल मैं लिखने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल ये है कि x दिया हुआ है a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a बराबर 2, b बराबर 3 एंड t इज टाइम। फर्स्ट पार्ट, what will be the velocity at t is equal to 2 second and t equal to 3 second. Second part, what will be the velocity between t equal to 2 second and t equal to 3 second. अब देखो ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने डिफरेंशिएशन आपको समझाया था। तो मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये वही टॉपिक है बेटा, इसी वजह से आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा यहाँ पे लगाने के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखना, ये जो x दिया हुआ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिख करके आएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये दिया हुआ है a प्लस बी टी स्क्वायर।
अब आप इसको सॉल्व करते टाइम देखिए, गौर कीजिए, आपको वेलोसिटी निकालना है, लेकिन वर्ड कौन सा यूज हुआ, एट। तो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसी में आपको बताया कि जब भी कभी एट वर्ड का यूज होगा तो आपको सीधा सीधा समझ जाना है एट मतलब कि इंस्टेंटेनियस, और अगर बिटवीन वर्ड का यूज होगा तो एवरेज, है ना, बिटवीन वर्ड का यूज होगा तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एट वर्ड का यूज होगा तो इंस्टेंटेनियस निकालनी है। और इंस्टेंटेनियस का सीधा सीधा मतलब होता है बेटा जी डिफरेंशिएशन करना है। बहुत आसान है यार, चलो पंडित बनते हैं इसके ऊपर, है ना, पंडितों की डिग्री है फिजिक्स, फिजिक्स बहुत इजी है। चलो x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, बताओ a क्वेश्चन में गिवन है 2 लिख दो, बी टी स्क्वायर में b क्या दिया हुआ है 3 लिख दो, 3t स्क्वायर, ये लिख दिया आपने पहला काम। ए बी दिया हुआ था तो मैंने पुट कर दिया ना, क्यों उसको और बढ़ा के लिखना है, छोटा करते हैं सीधा सीधा। चलिए तो पहला काम, आपने जैसे ही एट देखा आपको समझ में आ गया कि मुझसे जो वेलोसिटी पूछ रहा है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, तो फाइंड करते हैं बेटा dx बाई dt। हमने सीखा था वेलोसिटी में कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई dt को ही वेलोसिटी कहते हैं, है ना। डिफरेंशिएट करो, s लिख दो, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब x वाले का चेंज किया, उसी चेंज को मैं डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ जब मैं इंस्टेंटेनियस निकालता हूँ। पुट करना, x के बदले लिख दो 2 प्लस 3t स्क्वायर। चलिए ये d बाई dt दोनों को बांट दीजिए, हमने सीखा था ना डिफरेंशिएशन, वही लगा रहा हूँ। आप लोग जिनको पता है, जिन्होंने सीख लिया अभी अच्छे से समझ में आ गया, वो इसको पोज करके खुद से डिफरेंशिएट करके देखो, और जिनको नहीं समझ में आया था तब जब मैंने पीछे किया है तो बैक करके देख लो, या फिर यहीं पे समझ लो, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। अब ये d बाई dt जो है 3t स्क्वायर के साथ लिख दो। अब देखो ये 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि 2 एक कांस्टेंट नंबर है, देन 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो तो बच गया बेटा जी t स्क्वायर बाई dt। अब रूल पे आओ, क्या रूल था, पावर को आगे उतारते हैं, पावर में 1 घटाते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये हमारा आ गया बेटा 6t, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपसे कितने टाइम पे पूछा है, एट 2 सेकेंड ना, तो पहले आप 2 सेकेंड पे निकाल लो। कैसे निकलेगा, आपने जहां पे वेलोसिटी आपको दे रखी है आप वहां पर 2 पुट कर दो, देखो t यहाँ पे है ना, t की जगह 2 पुट कर दो, तो आपका आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। जब आपको t 3 सेकेंड पे निकालना है तो 3 पुट कर दो, तो v बताओ क्या होगा, 6t था तो t की जगह 3 लिख दिया, तो आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 आंसर आ गए मेरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो इसी तरीके से जो मैंने डिफरेंशिएशन आपको सिखाया था वो इसी कारण से सिखाया था, है ना। अब देखो, अब इसमें एक चीज और है, नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, बिटवीन वर्ड का यूज हुआ है। जैसे ही आपको बिटवीन वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाइए आपको एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल नहीं करना है, डिफरेंशिएशन अगर आपने किया तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो बेटा क्या करें एवरेज निकालने में, तो एवरेज का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये लगाओ। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करो मतलब डिस्प्लेसमेंट एट कितने सेकंड की बात कर रहा है, ये 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच की। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा फाइनल 3 सेकंड है, तो पहले निकाल लो डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड, इन दोनों पे निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट और दोनों को माइनस किया। नीचे टाइम का माइनस, टाइम क्या था 3 सेकंड और 2 सेकंड, तो चेंज इन टाइम ले लिया। निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड मतलब x वाले रिलेशन में t की जगह 3 पुट करो जहां पे टाइम है, तो देखो इसमें पुट कर रहा हूं मैं 2 प्लस 3t स्क्वायर, t की जगह मैंने क्या बोला बेटा 3 रखो, माइनस दूसरा लिखो डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड, फिर से उतारो 2 प्लस 3t की जगह मैंने क्या बोला, ये 2 रखना है तो रख दो 2 स्क्वायर, नीचे में 3 माइनस 2 आ गया 1। सॉल्व कीजिए इसको, 3 का स्क्वायर 9 होगा इंटू 3 माइनस 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर हुआ बेटा जी 4, 1 नीचे है तो उसको हटा ही देते हैं ना, 1 लिखने की क्या जरूरत है। तो 2 प्लस 3 9 जा 27 माइनस 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14। तो मेरा पास ये रिलेशन आया, इसको सिंप्लीफाई सही किया ना मैंने, 9 3 जा 27, हाँ तो ये आया बेटा जी 29 माइनस 14। तो दिस इज द योर आंसर, 9 में से 4 गया 5, 2 में से गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो इस तरीके से आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस को सॉल्व करना होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। तो आप लोग एक काम करिए, आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी को पेस्ट कर दिया, जरा इस स्क्रीनशॉट को देखो आप।
इस स्क्रीनशॉट में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन की तरह है, x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर दे रखा है, a का वैल्यू b का वैल्यू आपको दिया है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालना है, एट वर्ड और बिटवीन वर्ड ध्यान रखो। फटाफट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दो और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना। तो सेम प्रोसेस यूज करना है जैसे मैंने आपको ये सवाल सिखाया, बहुत आसान है ना। अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है और 90% चैप्टर हमने खत्म कर लिया बच्चा जी। चलो अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, मतलब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, मैंने पढ़ा तो सारे टॉपिक दिए हैं, मैं बस अब डिस्कशन करना चाह रहा हूँ इस पे। मैंने बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की शुरू में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर हमने ये पढ़ा कि जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है वो डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब चीजें हमने देखी। अब आप जरा इसको एक एग्जाम्पल से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जब ये पढ़ाता हूँ ना तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक ऑब्जर्वेशन पे आ रहा हूँ, और ये जो ऑब्जर्वेशन है बेटा जेईई में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार, मेरे इसी ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट आ गया था सवाल। बहुत आसान, मतलब सोचो कि हमारे नॉर्मल क्लास नोट्स जो होते हैं ना वही एंट्रेंस हमको सॉल्व करा देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में पैसा देने की। सिंपली अगर आप अपने 11th और 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लेते हैं बेटा, तो आप कोई भी एग्जाम, जेईई, नीट एग्जाम, कुछ नहीं है यार, सब निकल जाएगा आपका, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान अपने सीबीएसई के करिकुलम पे दीजिए, सब आसान हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे करना है। आप यहाँ एक मान के चलो कि ये मेरा दोस्त है, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, रवि का घर है, और रवि का ये ऑफिस है। ये ऑफिस है जहाँ पे हम लोग इस वक्त अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट रवि के घर से ऑफिस तक जाने का जो डिस्टेंस है ना वो 5 किलोमीटर है, सीधा सीधा रास्ता। बट रवि क्या करता है कि रवि जो है ना वो डायरेक्ट नहीं जाता, रवि अपने घर से पहले अपने दोस्त के घर जाता है, राम के घर जाता है। रवि का दोस्त है राम, और रवि के घर से राम के घर की जो दूरी है, रवि के घर से राम के घर की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। और फिर राम के घर से घूमने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है जो कि उसके घर से फिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये केस मैंने क्या लिया कि रवि पहले किसके घर गया, राम के घर गया, और फिर पहुंचा ऑफिस। तो देखिए इस केस में मुझे डिस्टेंस बताइएगा बेटा। चलिए डिस्टेंस पे आते हैं। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। व्हाट इज द एक्चुअल पाथ? रवि डायरेक्ट ऑफिस नहीं गया, रवि फर्स्ट गोज टू राम्स हाउस। तो राम के घर तक जाने का डिस्टेंस 3 प्लस राम के घर से ऑफिस का डिस्टेंस 6, सो डिस्टेंस इज व्हाट 9 किलोमीटर। अब जरा बात डिस्प्लेसमेंट की कर लेते हैं। इनिशियल कहाँ से शुरू हुआ था, रवि का घर, खत्म कहाँ हुआ था, मोशन ऑफिस पे। तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, स्ट्रेट लाइन खींच दो वही होगा। तो ये तो 5 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। जरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इससे हमें ये सीखने को मिला बेटा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे डिस्टेंस से छोटी है। जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस 9 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से छोटी है, डिस्टेंस बड़ा है इस केस में। अब एक दूसरा केस लेते हैं, केस 2। टोटल में 3 केस डिस्कस करूंगा और इन्हीं 3 केसेस में सारा विश्व का सार है मोशन का। तो चलिए सेकंड केस क्या लेते हैं कि रवि डायरेक्ट अपने घर से ऑफिस जाता है। उसने कहा भाई राम तेरे घर जाता हूं तो लेट हो जाता हूं, मैं तेरे घर नहीं जा रहा, अब मैं डायरेक्ट अपने ऑफिस जाऊंगा। तो रवि के घर से ऑफिस सीधा सीधा गया, तो डिस्टेंस क्या हुआ भाई, एक्चुअल पाथ तो फिर यही है ना, 5 किलोमीटर हो गया। बताइए मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी तो वही हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ मेरा स्ट्रेट पाथ ही है अभी, तो 5 किलोमीटर। ये ऑब्जर्वेशन क्या दे रहा है हमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा दोनों बराबर आ रहा है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है। अब केस नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड केस ये कि रवि ने कहा अपने पहले राम के घर गया और राम के घर से ऑफिस गया, फिर आज पढ़ाने का मूड नहीं था तो राम के ऑफिस से अपने घर वापस आ गया। तो चलो बताओ मुझे डिस्टेंस, भाई हमारा भी तो मन करता है कभी कभी बंक करने का, है ना, कभी कभी छुट्टी कर लेने का। तो ऑफिस जाके ऑफिस से मूड को निकल गया और ऑफिस से वापस घर पे आ गया। अब जरा मुझे बताओ डिस्टेंस क्या है। तो रवि के घर से राम का घर पहले गया तो 3, राम के घर से ऑफिस गया तो कितना 6, फिर ऑफिस से वापस रवि के घर आया तो कितना 5, है ना, जोड़ दो, 6 3 8 और 8 5 13 किलोमीटर आया। डिस्प्लेसमेंट बताइए बच्चा जी,
डिस्प्लेसमेंट आप देखिए शुरू कहाँ से हुआ था, रवि के घर से, खत्म कहाँ हुआ, रवि के घर पे। तो जहां पे शुरू वहीं पे खत्म, तो क्या करें, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ही क्या, कुछ भी नहीं भाई, जीरो हो गया। तो वहीं पे शुरू वहीं पे खत्म। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो कुल मिला के एक समझ में आया ऑब्जर्वेशन मुझे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। कहां पे था, यहां देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, या उसके बराबर भी हो सकता है। बराबर कहां था, देखो यहां था, बराबर था। दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट जीरो से बड़ा हो सकता है। हाँ, वैल्यू पॉजिटिव है, देखो 5 है, जीरो से बड़ा हो सकता है, या जीरो के बराबर भी हो सकता है, देखो जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट कर लीजिए। और ये हमारी टॉपिक, यहाँ पे सारे टॉपिक फिनिश होते हैं। तो बात मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन की थी। तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ाया किससे, ग्राफिकल मेथड से सिखाया। उसी में एक कैलकुलस मेथड भी कभी कभी पूछा जाता है कि डिफरेंस इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैलकुलस मेथड से सॉल्व कर दो। कैलकुलस का मतलब और कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ही होता है, बट उसके साथ साथ एक और टर्म है इंटीग्रेशन, जो अब मैं आपको फिर से सिखाने वाला हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है इंटीग्रेशन। आखिरी ही है, क्योंकि मुझे कैलकुलस मेथड सिखाना है। टॉपिक वही है, ग्राफ इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, लेकिन मतलब एक अलग टेक्निक से निकालना, कैलकुलस की मदद से निकालना। और कैलकुलस क्या होता है, तो कैलकुलस का सीधा सा मतलब है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके निकालना, है ना। तो चलिए देखिए कैसे करना है आपको। तो इंटीग्रेशन क्या है, तो मैंने आपको अभी डिफरेंशिएशन समझाया था, किसी बड़ी चीज को छोटा कर देना ही डिफरेंशिएशन होता है। उसी का उल्टा, किसी छोटी चीज को बड़ा कर देना इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेट मतलब क्या होगा, जोड़ना सब चीजों को। तो छोटी छोटी चीजों को आप जोड़ते चले जाओ तो आपको एक इंटीग्रेशन मिलता है, आपको इंटीग्रेशन मिलता है। कैसे करना है, तो देखो ये सिंबल है, ऐसा लिखा होगा, तो इसको पढ़ना क्या है, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन dy लिखा तो क्या पढ़ोगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। इट इज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर ऐसा लिखा है तो क्या पढ़ोगे बेटा बताओ, हाँ, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, है ना। तो ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। अब यूज क्या है इसका, भाई कैसे निकालूं इसको, सॉल्व कैसे करूं। तो देखो सॉल्व कैसे किया जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन आया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx करना है, तो रूल है, जो भी आप पावर देख रहे हो उस पावर में एक जोड़ दो और नई पावर से डिवाइड कर दो। ये जो 2+1 आया ना, उसी से डिवाइड कर दो, नई पावर से। तो जो पावर में एक जोड़ दो, नई पावर से डिवाइड कर दो। तो दिस इज द रूल। तो पावर क्या होगा, x की पावर 2+1 हो गया 3, और नीचे फिर 2+1 3। तो ये मेरा आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है। अगर मैं इसी चीज का डिफरेंशिएशन करता तो क्या करता है, एक बार फिर से समझो। डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को मैं आगे उतार देता हूँ डिफरेंशिएशन में, और पावर में एक घटा देता हूँ, तो आंसर 2x था। लेकिन अगर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ रहा है, x की पावर 3/3 आ रहा है ना। मजा, तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन करते टाइम पावर में एक जोड़ देना है, नई पावर से डिवाइड कर देना है। डिफरेंशिएशन में अलग था, उल्टा था, पावर को आगे उतारते थे, पावर में एक घटाते थे। इसमें पावर में एक जोड़ते हैं और नई पावर जो भी आती है उसी से डिवाइड करते हैं। एक और देख लो, अगर इंटीग्रेशन x³ का आ गया, पावर 3 है ना, 3+1 4, और उसी 4 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। एक और करो, x की पावर 5 दे रखा है, बताओ आंसर क्या होगा। पावर 5 है, एक जोड़ दो 6, उसी 6 से डिवाइड करो। कितना सिंपल सवाल है ना। तो जो भी पावर नजर आता है उसी पावर से हम लोग उसको डिवाइड कर, उसी पावर में एक जोड़ देते हैं और नई पावर से डिवाइड कर देते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन को स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्ट किया था, वैसे ही अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन आ गया, 5x² का इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले रूल क्या है, जो भी कांस्टेंट नंबर देख रहे हो उसको बाहर उतार लो। बच गया क्या, x² dx। कांस्टेंट नंबर को बाहर उतार दिया। अब फिर से रूल क्या है, पावर जो देख रहे हो उसमें एक जोड़ दो, 2 था ना, 2+1 3 हो गया, और जो भी पावर आया उसी से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। आई रिपीट, दोबारा समझो, इंटीग्रेशन 7x की पावर 3 है dx। क्या करना है, पहले इस कांस्टेंट 7 को बाहर निकाला, जो भी पावर है यानी 3 है तो 3+1 किया 4, और वही 4 से डिवाइड कर दिया। सिंपल, राइट। तो पावर को हमेशा
एक जोड़ देना है और नई पावर से डिवाइड कर देना है। थोड़ा सा और इसमें डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। अगर हमारा 2 से ज़्यादा टर्म आ गया इंटीग्रेशन में, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x dx, ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले ये इंटीग्रेशन बांट दो बेटा जी, ये 5x स्क्वायर का भी होगा और ये dx भी इसके साथ लगेगा, फिर बीच में प्लस है, फिर इंटीग्रेशन इस 3x का भी होगा, dx इसके साथ भी लगेगा। dx बेसिकली ये बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। चलिए 5 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, पावर 2 है, 2 में एक जोड़ो 3 और उसी 3 से कर दो डिवाइड, हो गया। बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, पावर क्या है x की 1, 1 में 1 जोड़ो 2, उसी 2 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। तो इंटीग्रेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक इंटीग्रेशन आप लोग खुद से कीजिए, 7x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर dx, इसको आप लोग कर लो एक बार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो मैच कैसे करेंगे, आपने सॉल्व कर लिया होगा, कांस्टेंट को बाहर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, बार बार अलग करके नहीं, आपने सीख लिया है तो आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। हमारा आंसर जो आने चाहिए इसमें वो ये आना चाहिए, 3 से 3 कट जाएगा, 7/4x की पावर 4, ये आपका आंसर आएगा बच्चे। आप मैच कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, आई विल रिप्लाई, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और हो सकता है तो उस रिप्लाई को मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा, है ना। चलिए, तो आगे मैंने क्यों सिखाया इंटीग्रेशन, मैंने क्यों सिखाया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का जवाब तो मैंने आपको दे दिया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो जब हम लोग कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ना, काफ़ी बड़ा वीडियो नहीं बनाते, नहीं तो फिर ऑफ कोर्स माथा पजिल्ड हो जाएगा, है ना, उतना बड़ा अपने पास टाइम नहीं है, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना, ये अपना मकसद होना चाहिए। चलो जी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे किसकी मदद से, तो बाय कैलकुलस, कैलकुलस मेथड। व्हाट इज कैलकुलस, तो कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इसको कंबाइंडली कैलकुलस बोलते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहला इक्वेशन के लिए मैं लिखता हूँ, पहला इक्वेशन, अच्छा एक चीज़ और बेटा, मैं एक चीज़ भूल गया इस टॉपिक से पहले, इंटीग्रेशन जो मैंने तुम्हें सिखाया, इंटीग्रेशन में ही एक इंटीग्रेशन होता है लिमिट्स का इंटीग्रेशन। जैसे यू लिखा हो, यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज़ लिख देगा आपको 1 से 2 तक, ये नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और इस ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। तो सॉल्व कैसे करते, तो रूल वही लगाओ पहले कि पावर जो है उसमें एक जोड़ा, नई पावर से डिवाइड किया, 2 था, पावर में एक जोड़ा तो 3 हो गया, नई पावर 3 से डिवाइड कर दिया, तो रूल तो लग गया। अब आपको लिमिट का यूज करना है। लिमिट क्या है, अपर लिमिट में 2 लिखा है, लोअर लिमिट में 1 लिखा है। तो आप ये गौर करो कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू रखनी है। तो आप पहले रख दो अपर लिमिट x के बदले, देखो x है ना, उसकी जगह लिख दिया 2, पावर है 3, नीचे भी 3, वो एज इट इज उतार लो, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, जहां पे x है वहां 1 रखो, 1/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 7/3। ऐसे करना है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय लिमिट्स। मैं एक और क्वेश्चन सब समझाता हूँ आपको। मान लो बेटा इंटीग्रेशन आ गया x3 dx 0 से 1, तो क्या करें, पहले आप रूल लगाएंगे कि इंटीग्रेशन का रूल क्या है, पावर में एक जोड़ो, नई पावर से डिवाइड करो, आ गया x 4/4। अब लिमिट्स लगा देंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में किया तो x के बदले 1 रखो, तो मतलब 1 रखा तो 1 की पावर 4/4, माइनस एक बार x की जगह 0 रख दो तो 0/4/4, मतलब बाकी सब चीज़ें सेम रखनी है, बस जहाँ x था ना, यहाँ पे x था ना, देखो यहाँ भी x था, यहाँ x था, मैंने बस क्या किया, x के बदले एक बार 1 रख दिया, x के बदले एक बार 0 रख दिया, बेसिकली ये मैंने काम किया है ना। तो इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो 1 की पावर 4 तो 1 ही रहता है, 0 की पावर 4 तो 0 ही होता है, तो आंसर तो 1/4 ही आ गया। ऐसे सॉल्व करना है, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय लिमिट्स। चलिए अब इसका यूज होगा कैलकुलस मेथड में, जो मैं बताना चाह रहा था इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, किसकी मदद से बेटा जी, बाय कैलकुलस, कैलकुलस की मदद से। देखो पहला मैं लिखता हूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम।
ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, अभी मैंने समझाया था ग्राफिकल मेथड टाइम पे। आप इस dt को इधर फेंक दो, a के साथ dt चला गया, इधर अकेला बेचारा dv रह गया। अब आपको यहाँ एक चीज लिखनी है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन का निशान लगा दो और इधर भी इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, dv, ठीक है। अब आपको लिमिट्स यूज करनी है। मुझे बताओ d किसके साथ लिखा हुआ है, टाइम के साथ ना, तो टाइम कहाँ से शुरू हुआ था, 0 टाइम से लेके t टाइम तक। यहाँ डिफरेंशिएशन v के साथ लगा है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियली कहाँ से शुरू होती है, u से, और फाइनल v तक, तो लिमिट्स लग गई u से v। अब इंटीग्रेशन देखो, a मतलब एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाता है कांस्टेंट, जैसे नंबर होता था ना 3, तो मैं 3 को बाहर निकाल देता था, वैसे ही a कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, मेरे पास dt बच गया। सेम जो हमने सीखा इंटीग्रेशन का वही रूल लगा रहे हैं बेटा, देखना यहाँ देखो बेटा कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ d लिखा हुआ है, तो d मतलब डिफरेंशिएशन, और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होता है, कैंसिल कर दो, d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, काट के दिखाना मत, हाँ बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। d से इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, क्या बचता है, खाली v बचेगा, ये जो v देख रहे हो, लिमिट्स डाल दो u से v तक, समझ में आया, d से इंटीग्रेशन कट जाता है। यहाँ भी देखो d से इंटीग्रेशन कट जाएगा तो क्या बचेगा, t बचेगा, लिमिट्स लगा दो, यहाँ भी अपर लिमिट, एक बार v की जगह खाली v पुट करो, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो, v के बदले u डालो। सिमिलर यहाँ देखो अपर लिमिट पुट करो, t पुट किया, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो, t की जगह 0 इक्वल टू v माइनस यू, तो t माइनस 0 तो t ही हो गया, ये at आ गया, इधर v माइनस यू आ गया, तो v क्या निकलेगा, माइनस यू को इधर फेंकूँ तो प्लस का u। आप गौर कीजिए, आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया, v इक्वल टू यू प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गया। ऐसे हमें करना होता है इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस की मदद से। आई होप आपको क्लियर होगा, पंडित बन जाएंगे एकदम हम लोग। कालिदास की कहानी आपने सुनी होगी, बिहार के बहुत प्रसिद्ध महाकवि थे, और इतने बढ़िया, और अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिख डाली, तो काव्य संरचनाएं लिख डाली। लेकिन कहावत यह है कि वो पहले बहुत बड़े मूर्ख थे। मूर्ख कैसे थे, तो मतलब जिस डाल पे बैठे होते थे उसी डाल को काट रहे होते थे। तो उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है बिहार में, कि एक बार ना वो काली जी को हाथ में काला लेके लगाने चल दिए कि भाई देवी माँ आपने मुझे इतना मूर्ख बनाया है, मुझे बुद्धिमान बनना है। तो माँ प्रकट हुई और उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ लिया और उसको कहा, जा तू एक रात में जितने पन्ने पलट सकता है पलट ले, तू भी ज्ञानी हो जाएगा। तो उसी रात वो पन्ने पलटता है और ज्ञानी हो जाता है। तो ये उसकी कहानी, इसलिए कहते हैं रात को कोई पढ़ता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई कालिदास बनेगा क्या। तो वैसे ही मूर्ख भी तेज बन सकता है। तो उसी तरीके से हम भले 10th में कमजोर थे, हम भले 9th में हमारा कॉन्सेप्ट वीक था, लेकिन यही वो समय है क्लास 11th में साइंस लेने के बाद कि बेटा अब हम इस चीज़ को और अच्छे से बना सकते हैं। जागो जब तभी सवेरा, कहते हैं ना, बहुत फेमस कोट है कि जब जागो तभी सवेरा। इसीलिए कहा जाता है कि अभी ही वो समय है, 11th में आप अपने आप को जगा दो। इतने बच्चों के बीच में कंपटीशन में आप लड़ने वाले हो। एक तो आपने पहले ही साइंस ले लिया है, साइंस लेने का मतलब ही होता है कि आपने अपने आप को पहले ही 80% जनता से हटा लिया कि भाई बाकी लोग, कई तो आपके देश में ऐसे भी हैं यार कि इलिटरेट हैं, जो पढ़ नहीं पाए, जिनको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आपको मौका मिला। और आपको मौका भी ऐसा मिला कि आप सबसे ऊंचे ट्रेड में बैठे हो, है ना, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, देन साइंस, आप साइंस में बैठे हो। तो इस चीज़ का लुत्फ उठाओ, मज़ा उठाओ और ऐसा पढ़ के दिखाओ कि देश के एकदम काम आ जाए, है ना, देश के लिए कुछ कर जाए, मज़ेदार कुछ चीज़ें निकाल दें, कुछ बढ़िया कल का फ्यूचर बना दें, ऐसा पढ़ो। चलो अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव करता हूँ। देखना बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ना, मेरे को पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at²। मुझे इसमें एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ v इक्वल टू यू प्लस वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ ds/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। हमने यही पढ़ा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से उठाओ, इसको रख दो, u प्लस at यहाँ रख दो, u प्लस at, इधर हो गया ds/dt। चलिए इस dt को इधर फेंक दो, तो u प्लस at के साथ लग गया dt यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर है ds। अब इतना करने के बाद इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। फिर से तो इंटीग्रेशन का निशान लगाया u प्लस at और साथ में क्या है dt, और इधर इंटीग्रेशन ds। अब आपको पता है लिमिट्स मैं यूज करने वाला हूँ, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, 0 से लेके s डिस्प्लेसमेंट तक मान लो।
इसमें टाइम के साथ डी लगा हुआ है, यानी 0 टाइम से लेके टी टाइम तक लिमिट लगा दो, है ना। करो इंटीग्रेट, बताओ ये इंटीग्रेशन इसका भी है इसका भी, तो बांट दो। पहले u के साथ dt लगा दिया, फिर ये at के साथ dt लगा दिया। इंटीग्रेशन की लिमिट्स बेटा जरूर डाल देना। इस तरफ देखो d से इंटीग्रेशन कट जाता है तो खाली s बचेगा, लिमिट्स लगा दो 0 से s। पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हो गया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, अब तो बस पुट ही कर रहे हैं। u कांस्टेंट है, बाहर निकालिए बेटा जी, dt बच गया अपने पास 0 से लेके t तक। सिमिलर यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है, बाहर निकला, t dt बच गया। लिमिट्स क्या है 0 से लेके t तक। इधर s माइनस 0 तो ऐसे ही हो गया। d से इंटीग्रेशन कटेगा तो खाली t बचेगा। लिमिट क्या है 0 से t। इधर पावर देखो t की 1 है। अब रूल क्या सीखा था हमने इंटीग्रेशन का, पावर में एक जोड़ दो, नई पावर से डिवाइड कर दो, कर दिया, t² हो गया। लिमिट्स लगा दो 0 से t तक इक्वल टू s। अब पुट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं यहाँ मिटाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको। देखो पुट करते हैं u t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस का निशान है बीच में लगाया, देन a। अब फिर से अपर लिमिट एक बार t पुट करो तो सेम ही होगा, t² माइनस लोअर लिमिट यानी 0 पुट करो तो 0² इज इक्वल टू उस साइड में s लिखा हुआ है, तो ये हो गया t माइनस 0 t at²/2, मतलब हाफ at² लिख दो ना, 0² तो 0 ही हो गया, हटा दो उसको, ये s के बराबर आ गया। यानी इक्वेशन आ गया अपने पास, सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at²। देखो कितना मस्त इक्वेशन निकल के आ गया है ना। तो फटाफट इसको नोट करो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ ताकि मैं थर्ड इक्वेशन कर पाऊँ। थर्ड और आखिरी इक्वेशन करेंगे और फिर एक न्यूमेरिकल आप इसके ऊपर सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ। चलो थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। मोशन की तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए उसमें मुझे ये पता है कि तीसरी इक्वेशन है v² माइनस u² बराबर 2as। मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए, मुझे वेलोसिटी भी चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, राइट। फॉर्मूला लगाओ। हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। तो बेटा जी मल्टीप्लाई करो ds से, डिवाइड करो ds से। कर सकते हो ना, मैथ्स में हम लोग सेम चीज़ से डिवाइड, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ds से डिवाइड ds से मल्टीप्लाई किया। इस ds को इसके नीचे लिख दो, कौन रोकेगा हमको, कोई रुकते ही रहे हैं, हम का कोई रुकते ही रहे, नहीं सुने हो, लिमिट बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फेमस चल रहा है। तो dt को ds के नीचे लिख दिया, कोई रुकते ही रहे, नहीं ना, और ds को रख दिया इसके नीचे। अब ये बताओ ds/dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दिस इज वेलोसिटी। साथ में dv/ds है, लिख दिया, इधर एक्सेलरेशन है। ds को फेंक दो बेटा जी इधर, और इधर आपके पास v dv बच गया। अब आप फिर से वही काम कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लगाओ इंटीग्रेशन का निशान ads, और इधर भी इंटीग्रेशन लगाओ v dv। लिमिट पुट करो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, है ना, वेलोसिटी है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी u होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगा। यहाँ s के साथ है d, तो s कहाँ से, 0 डिस्प्लेसमेंट से s डिस्प्लेसमेंट तक हो। वैल्यू डालिए, इंटीग्रेशन a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, आपके पास सिर्फ बच गया बेटा जी ds 0 से s तक। दिस साइड में पावर देखो v की 1 है, पावर में एक जोड़ा, नई पावर से डिवाइड किया, है ना इजी। पावर में एक जोड़ा मतलब v² और नई पावर से डिवाइड किया। लिमिट्स है u से v तक। पुट करते हैं, अपर लिमिट डालो। एक सेकेंड पहले आप ये समझिए बेटा, d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, आपके पास सिर्फ s बचेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें पुट करनी पड़ी। यहाँ पे डालो, अपर लिमिट डालो v, तो v²/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट डालो u²/2, राइट। अपर लिमिट s डालो माइनस लोअर लिमिट फिर 0 डालो। इस साइड देखिए एलसीएम आ सकता है ना 2, तो ऊपर बच गया v² माइनस u²। ये तो बेटा s माइनस 0 ऐसे ही होगा, 2 को इधर फेंक दो तो 2 आ गया। इधर आपके पास v² माइनस u² बच गया। ये है आपकी मोशन की तीसरी इक्वेशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप ना ये श्योर शॉट ले लो, ये एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में जरूर आएगा 3 मार्क्स का, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने को। और इसके ऊपर फिर एक न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल आप एनसीईआरटी का ट्राई कर सकते हो। मैं एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इस न्यूमेरिकल को ट्राई करना एक बार घर पे। अगर ये न्यूमेरिकल आपसे हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो बहुत बढ़िया पढ़ा दिया है ना। और अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं,
थोड़ी कमी हर जगह होती है, तो उसको मैं आपको अगली वीडियो में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इसी न्यूमेरिकल से हम अगली वीडियो शुरू करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आपका ये जो पूरा टॉपिक है ना, पूरा चैप्टर है, ये फिनिश हो गया है। तो वन शॉट में हमने सारा चैप्टर डिस्कस कर लिया है बेटा जी। ये था आपका चैप्टर का नाम, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया सब कुछ। तो पढ़ने में कोई कमी मत छोड़ना बेटा, एकदम दबा के पढ़ना है ना, ताकि हम लोग बन पाए एकदम स्मार्ट और फिजिक्स के पंडित। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड बाय।